सबसे पहले आपको कहीं पर भी एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लेना है हाफ mv² और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4πε0 E²/r का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको E² जो r है वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे यहाँ पे जो 2 है तो ना इस तरह से सॉल्व करेंगे, हाफ mv² इधर पे रहेगा, जो इसका हाफ है वो इसके डिवाइड में ही रहेगा। ये ना कॉपी में मैं सॉल्व कर रही हूँ, जब वहां से लिखोगे ना तो समझ में आएगा किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर दिया है ये। तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने के बाद में पोटेंशियल एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा, बस वो माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वहां पर माइनस जो साइन लगा है वो इलेक्ट्रॉन के लिए लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का साइन जो है वो नेगेटिव होता है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए दोनों को सम करेंगे तो ये वैल्यू आएगा ई का, ठीक है। अब ई का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 था अपना, इक्वेशन नंबर 3 से जो आर की वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 3 आप देखेंगे कॉपी में, आर की वैल्यू वहां पे आई है ε0 n का स्क्वायर h का स्क्वायर अपॉन पाई m e का स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका ये पूरा एनर्जी निकलेगा। इसके बाद निकालना है आपको लास्ट में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करके जाता है तो उसका जो क्वांटम नंबर है वो भी चेंज हो जाता है। क्वांटम नंबर अगर उसका एक ऑर्बिट के लिए n1 है तो दूसरे ऑर्बिट के लिए n2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो एनर्जी होगी हर एक ऑर्बिट के लिए वो भी अलग अलग हो जाएगी। तो हायर ऑर्बिट के लिए अगर एनर्जी E2 के फॉर्म में होगा तो लोअर ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी होगा वो E1 के फॉर्म में होगा। तो दोनों को हम E1 और E2 के फॉर्म में लेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन। एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और जो E है यहाँ पे हम हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करते हैं तो E2 माइनस E1 करेंगे। तो E2 माइनस E1 में जो दो E और E1 और E2 की वैल्यू आई है उसको रख देंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे, जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर लेके आएंगे, ठीक है। फिर ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, फॉर्मूला लेंगे स्पीड ऑफ लाइट न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ पर न्यू की वैल्यू आएगी सी अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर न्यू के प्लेस पर रखेंगे सी अपॉन लैम्डा और सी को उसके डिवाइड में लेके आएंगे। ये जो आपका निकलेगा फॉर्मूला, ये निकल जाएगा आपका रीडबर्ग फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को निकालते हैं, ठीक है। इसके पहले जो बामर सीरीज वाला मैं बताई थी इसमें भी इस तरह से निकालते हैं। चलो उसके बाद दूसरा देखते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो बामर सीरीज सीरीज वाला लाइन के फॉर्म में दो किया है। मैम वॉइस नहीं आ रहा आपका। यस मैम। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम,
एनर्जी लेवल का जो डायग्राम होता है वहां पे हम लोग उस हाइड्रोजन एटम के अलग अलग स्टेट, जो अलग अलग ऑर्बिट है उसके अलग अलग स्टेट की एनर्जी को पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी लेवल अगर निकालना है हाइड्रोजन का तो यहाँ पे हम nth ऑर्बिट की बात करेंगे, En की वैल्यू निकालेंगे। nth ऑर्बिट के लिए यहाँ पर E1 E2 के फॉर्म में ना होकर के En के फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर अगर आप मास की वैल्यू रखोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखोगे तो सॉल्व होकर के En की वैल्यू आती है 13.6 माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का स्मॉलर यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का स्मॉलर यूनिट होता है। कैसा आ रहा है वॉइस? मैम क्लियर आ रहा है। यस मैम आ रहा है। तो रिमझिम ने बोला क्लियर नहीं आ रहा है, इससे पूछती हूँ। नो मैम पहले क्लियर नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ, अब जैसे कि En की वैल्यू निकाले थे वैसे ही अब हम नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू रखेंगे। जैसे कि आपका फॉर्मूला निकला है En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन का स्क्वायर। ये आपका nth ऑर्बिट के लिए निकला है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है एनर्जी की वैल्यू, तो यहाँ पर एन के प्लेस पर हम 1 रख देंगे तो निकलेगा E1 का वैल्यू माइनस 13.6। फिर एन की जगह पर 2 रख देंगे तो निकलेगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 3 रखेंगे तो माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे ही अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। तो सारी वैल्यूज को रखना है। अगर पूछा जाएगा तो एग्जाम में इसका ड्रॉ आता है, बता दे रही हूँ। ये देखो इसका जो ड्रॉ बना है, एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी है। सबसे नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 और लास्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए। उसी तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा वैसे वैसे जो एनर्जी है वो भी चेंज होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी स्पेक्ट्रल लाइन बनती है नंबर ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखिए जो लाइमन सीरीज है इसमें 1 2 3 4 5 6 पैरेलल लाइंस बनी हुई है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी आती है तो उसको हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज के अंतर्गत लेते हैं कि अगर एनर्जी की वैल्यू माइनस 7.6 आएगी तो वहां पे लाइमन सीरीज बनेगा, और लाइमन सीरीज बनेगा मतलब वहां पे यूवी रेज एमिट होती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो है वो रेज को एमिट करता है। सेकंड में देखिए अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 होता है तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है वो गामा सीरीज के अंडर आती है, जिसको विजिबल रे कहा जाता है। मतलब वहां पे जो रेज निकलेंगी उसको हम लोग विजिबल रेज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका पार्शियल सीरीज। ठीक है, पार्शियल सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होती है वहां पे इंफ्रारेड रेज एमिट होती है। ब्रैकेट सीरीज के पास भी इंफ्रारेड जो है वो रेज एमिट होती है, और जो लास्ट है फन सीरीज यहाँ पे आपका फार इंफ्रारेड रीजन पे स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है। तो अगर यहाँ पर एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी तो सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिट 0 हो जाएगा तो एनर्जी भी 0 हो जाता है। उसके बाद जो दिया है वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम स्ट्रक्चर, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना है। देखिए जो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला है वहां पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले में 1 रखेंगे n की जगह पे, सेकंड n की जगह 2 रखते हैं, तो आपका जो लैम्डा का वैल्यू है वो आता है मैक्सिमम, मतलब कि 1 to 1.6 नैनोमीटर। ठीक है, अगर मैक्सिमम आएगा यहाँ पे एक बार और एक बार मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम निकालने के लिए एन की प्लेस पर इनफाइनाइट रखेंगे। वैसे ही सारे फॉर्मूले में करेंगे। अगर लाइमन सीरीज के लिए हमने यहाँ पर 1 और 2 रखा हुआ है, 1 और 2 रखा हुआ है एन और n2 की जगह पे, तो बाकी सारे सीरीज के लिए अलग अलग रखेंगे। देखो बामर सीरीज के लिए क्या हुआ है कि हमने यहाँ पर फर्स्ट वाले में 2 रखा और n की जगह पर 3 रखेंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू निकलेगी, और मिनिमम की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड वाले n के प्लेस पर लैम्डा रखेंगे। पार्शियल सीरीज में n की वैल्यू हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में 3 रखेंगे, सेकंड वाले में 4 रखेंगे, तो लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और स्मॉलर वैल्यू के लिए यहाँ पे n के प्लेस पर इनफाइनाइट रखेंगे। ब्रैकेट सीरीज में फर्स्ट n के प्लेस पर 4, सेकंड n के प्लेस पर 5 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू के लिए n के प्लेस पर यहाँ पर सेकंड n के प्लेस पर
इनफाइनाइट एंड लास्ट कंटिन्यूस सेम ऐसे होगा, यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 रखेंगे और मिनिमम के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट रखते हैं। ये वैल्यू सिर्फ निकालने के लिए यहाँ बताई गई है। आता एग्जाम में आपका ड्रॉ है और चैप्टर में लिमिटेशन आता है या जो मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है वो आता है। चलो लास्ट टॉपिक देखो, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन का मतलब होता है एक्साइटेड होकर के जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जंप करके जाता है, तो उसको वहां पे जितनी एनर्जी लगती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी कहा जाएगा। और इसको निकालने के लिए आप सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल को माइनस करोगे, सेकंड लेवल की एनर्जी को फर्स्ट लेवल की एनर्जी से माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना एनर्जी उसको लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए। इसके बाद है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? वो एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपने ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए या रिमूव होने के लिए लगती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। डिफरेंस है एक्साइटेशन एनर्जी में, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम से दूसरे एटम में या फिर एक एटम से किसी तीसरे एटम में चला जाता है, मतलब कि उस एटम से पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो इनफाइनाइट एनर्जी को फर्स्ट लेवल से ग्राउंड लेवल से माइनस करेंगे। इसके बाद है एक्साइटेशन पोटेंशियल, द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी sufficient to jump from the ground state to one of the excited state। वो पोटेंशियल, वो मिनिमम पोटेंशियल जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किसी अदर स्टेट में जंप करके जाता है, उसकी उस एनर्जी को एक्साइटेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से पूरी तरह से रिमूव होने के लिए लगती है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर रहा था वो, और यहाँ पे अपने एटम से पूरी तरह से बाहर चला जाता है, तो उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन आएगा एग्जाम में आता है। लिमिटेशन पूछा गया था 2 साल पहले एग्जाम में। लिमिटेशन क्या थे बोर के मॉडल के? बोर ने जो मॉडल बताया था वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स जो है उनके लिए ये जो बोर का मॉडल था वो फेल हो गया था, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम जो है वो ज्यादा होते हैं 1 से। इस कारण से इन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर शेप का होता है। इसके अलावा उन्होंने जो स्ट्रक्चर लाइन की जो स्ट्रक्चर होता है उसका फाइन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे। ठीक है, यहाँ पे 300 लिमिटेशन दिया हुआ है। काम करूंगी मैं, कल नोट भेज देती हूँ ना नेक्स्ट चैप्टर का। उसके बाद फिर मैं एटम न्यूक्लियर स्टार्ट करूंगी, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। उसके बाद कितना बचेगा अपने पास पढ़ने के लिए? कितना चैप्टर बचेंगे? 4 चैप्टर बचेंगे ना? यस मैम। और हाँ, एक चीज और बता दे रही हूँ, स्कूल आओगे तो प्रैक्टिकल का नहीं है सामान, अभी बोला नहीं गया है, तो मैं पढ़ाऊंगी भी ना, प्रैक्टिकल नहीं करा पाऊंगी, सामान नहीं है तो। यस मैम, आज पढ़ लेंगे। यस मैम। हाँ ठीक है, तो बता दे रही, तो जो भी डाउट होगा पूछ लेना। या जो मेरा तो वो बचा हुआ डेरिवेशन बचा हुआ यार, अल्टरनेटिंग करेंट चैप्टर 7 का आप बोले थे कि कराऊंगी स्कूल में। यस मैम, स्कूल में कराऊंगी, वही करा दीजिए। और कोई दूसरा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते? अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्लेनेशन जो बचा है डेरिवेशन मोशन। ठीक है मैम, और कोई दूसरा प्रैक्टिकल नहीं है क्या? दूसरा प्रैक्टिकल जो है अपना लेंथ वाला ही सारा था, जो कि मैक्सिमम हो गया है। आई थिंक बचा होगा तो मैं देख लूंगी, है ना, बताऊंगी। नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला बचा हुआ है जिसमें कोई सामान काम नहीं कर रहा है, तो मुझे उसके लिए बात करना पड़ेगा सर को। सर से बात करूंगी ना, उसके बाद ही तुम लोग को बताऊंगी। ठीक है, तब तक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लो, क्या टेंशन है? यस मैम। ओके।